क्लास है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेस्ट पेपर 15 जिसका डिस्कशन किया जा रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 46 है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। यानी यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन है C6H5, यहाँ पे CBr, ये CH3 और ये पोजीशन पे ये C और ये PH और यहाँ पे ये CH3 और ये पोजीशन पर ये H हो जाएगा। इस पे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है और इसको हीट करना होता है। इसका प्रोडक्ट ये डबल बॉन्ड यहाँ पे C और ये पोजीशन पे ये CH3 और ये फिनाइल ग्रुप और ये CH3 ये फिनाइल ग्रुप होगा। यहाँ पे एक टर्म याद रखना, सीस, ये कार, ये सीस एंटी, ये एलिमिनेशन और प्रोडक्ट जो बनेगा वो रेसेमिक हो जाएगा। यानी DL मिक्सचर बना, DL यहाँ पे ये मिक्सचर हो जाएगा और ये थेरियो फॉर्म कहलाएगा। थेरियो ये फॉर्म कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ये 46 हो जाएगा। 47 में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कि चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल टुगेदर बिटवीन द टू आइसोमर्स। ये बात सही है। चेन आइसोमरिज्म के अंदर कार्बन का जो चेन लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है और पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर चेन लेंथ जो होता है वो सेम होता है। टॉटोमरिज्म इज ए केमिकल फेनोमेना विच इज़ कैटलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। यानी इनोलाइजेशन जो होता है वो एसिड कैटलाइज भी होगा और बेस कैटलाइज भी होगा। सही है। टॉटोमरिज्म आर ऑलवेज मेटामर्स, ये पॉइंट रॉन्ग है। टॉटोमरिज्म आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर्स, तो ये पॉइंट सही है। टॉटोमरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो 47 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ हो जाएगा, यानी सही आंसर C हो जाएगा। यानी 47 में जो स्टेटमेंट कह रहा है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 48 के अंदर में ये है कि 48 में अगर आप एसीटोन पे रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा, सबसे पहले रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट A जो बनाएगा वो CH3, यहाँ पे C, ये CH3, ये OH और ये O, ये C2H5 हो जाएगा, ये A हो जाएगा। और फिर इन पे आप रिएक्शन कराओगे तो इसका प्रोडक्ट जो B बनेगा वो प्रोडक्ट B ऐसा होगा, CH3, ये CH3O C2H5 एंड देन यहाँ पे O, ये C2, ये H5 हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ये हेमी, ये कीटल हो जाएगा,
हेमिकीटल, और ये जो बी होगा वो ये बन जाएगा कीटल, ये कीटल बन जाएगा। ये हो गया 48। 49 में कहता है कि साइनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड एक CH3MgBr है, इस पे वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, एसिडिफिकेशन कराना है। तो 49 में क्या होता है, 49 में साइनाइड पे, यानी ये पोजीशन पे 49 ये रहा कि अगर आप रिएक्शन कराओ CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे अगर आप रिएक्शन कराओगे ना तो ये प्रोडक्ट एसीटोन बनाएगा। इस पे एक रिएक्शन करानी होती है CH3, यहाँ पे Mg और ये Br फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम इस पे लिखा रहा एसिडिफिकेशन कराने के लिए H3O+। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है H2O फॉलोड बाय H+, H2O H+, और यहाँ पे ये हीट लिखा रहा तो प्रोडक्ट इसका कीटोन बन जाता है CH3CO एंड देन ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पे ये CH3 इन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो ये CH3C और यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड N, ये -Mg, ये Br मैग्नीशियम पे प्लस हो जाएगा। अगर इस पे आप वाटर से रिएक्शन करा लिए तो वाटर H+H2O आएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, CH3, ये डबल बॉन्ड ये पोजीशन पर NH, और ये साइड जो हो जाएगा वो MgOH और ये Br हो जाएगा, ये केटिमीन हो जाएगा। और इसी पे अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो, इस पे अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा देते हो तो यहाँ से अमोनिया अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट CH3, यहाँ पे ये CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे O हो जाएगा। तो ये 49 हो जाएगा। 50 के अंदर में कहता है कि HBr का रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ करानी होती है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे 50 के अंदर क्या होगा, 50 में ये pH यहाँ पे ये पोजीशन पे CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे C, CH3 एंड देन ये CH3 होगा। और इस पर HBr का रिएक्शन कराना होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसका प्रोडक्ट pH, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे C, ये Br, देन ये पोजीशन पे CH3 एंड देन ये CH3 हो जाएगा। 51 में कहता है consider the following statement, HBr gives free radical addition reaction with alkene because overall reaction is exothermic। 51 में तो ये जो बातें होंगी ये सही है। HBr gives free radical addition reaction with alkene because all propagation step are exothermic, तो ये बात भी सही हो जाएगी। In free radical addition reaction peroxide work initiator because it have
वीक पेरोक्साइड बॉन्ड, तो ये सही बात है। तो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, और इसका जो स्टेटमेंट होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर में हम क्वेश्चन नंबर ये 52 है। 52 में कहता है कि ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH2 रहा। इस पे अगर ब्रोमीन की रिएक्शन करा लिया जाए, ब्रोमीन की रिएक्शन कराए तो ये साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट बना लेगा, ये Br+ हो जाएगा। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट बन जाएगा। यहाँ पे अगर ये Br- यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा और ये यहाँ से ये लीव कर जाएगा, उन्हीं कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे सर्वाधिक पॉजिटिविटी होगी, तो ये प्रोडक्ट बना लेगा यहाँ से ये CH3, यहाँ पे CH, फिर ये Br एंड देन यहाँ पे CH2 और ये Br हो जाएगा। इट्स ओके। और अगर यहाँ पे ये Na+ और Cl-, अगर Cl- अटैक कर लिया होता तो ये प्रोडक्ट बनाता 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन, तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये डी हो जाएगा। उसके बाद 53 के अंदर में हम में हैं कि ये पोजीशन पे ये CH3 CH2 और ये पोजीशन पे CH, ये Br और ये CH3 हो जाएगा। और इस पे एक रिएक्शन करानी होती है, ये CH3, ये N और ये CH3 एंड देन ये CH3, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इससे प्रोडक्ट X बन गया होता है, प्रोडक्ट X बन गया होता है, और जो प्रोडक्ट X बना होता है उस पे रिएक्शन कराने के लिए कहा जाएगा यहाँ पे। तो X प्रोडक्ट क्या होगा उसको पहले देख लें। ये इन पे अटैक करेगा और ये लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे ये CH3, ये CH2 और ये पोजीशन पे CH, देन ये CH3 और ये पोजीशन पे ये N, ये प्लस और ये CH3 का होल 3 और ये Br, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये बनाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, AgOH के साथ इस पे क्या करना होता है कि फर्स्ट टाइम इस पे AgOH और ये पोजीशन पे हीट करनी होती है, तो ये फंक्शनल, ये अल्फ़ा, ये बीटा हो जाएगा, ये पोजीशन बीटा, ये फंक्शनल अल्फ़ा बीटा और ये बीटा हो जाएगा। इट्स ओके। तो अगर ये AgOH अगर इस बीटा को अप्रोच करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा। अगर इस बीटा को करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो एक प्रोडक्ट ब्यूट-1-इन का और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो ब्यूट-2-इन का होगा। अब यहाँ पे जो एलिमिनेशन है वो हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, और हॉफमैन एलिमिनेशन क्या कहता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ब्यूट-1-इन हो जाएगा, यानी CH3 CH2, देन ये पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड CH2,
ये ब्यूट 1 इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये ब्यूट 1 ये इन बना लेगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 53 है। अब आ जाओ 54 के अंदर क्या होता है। ये पोजीशन पे कहता है कि टॉलुइन लिखा रहा हम, ये पोजीशन पे ये टॉलुइन CH3 और ये स्मॉल में लिखा रहा। इस पे कहता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करानी है लाइट के प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा X। तो वो X क्या होगा, pH यहाँ पे CCl ये 3 बना देगा, ये X हो जाएगा। और इस X पर अगर आप रिएक्शन करा दो H2NOH के साथ, इस X पे रिएक्शन कराना है H2O और NaOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट बना देगा pH यहाँ पे COO और यहाँ पे ये Na सोडियम बेंजोएट बना देगा। ठीक है, तो ये 54 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 55 में फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे इसकी एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, तो क्लोरोफॉर्म सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तब फ्लोरोफॉर्म, फिर ब्रोमो एंड देन आइडो होगा। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 55 के अंदर क्या होता है, 55 में ये CH, यहाँ पे ये CH और ये Cl3 होगा। यहाँ से मैं H+ को फायर करा लेता हूँ, तो H+ को फायर कराओगे तो ये क्या बनाएगा, ये एनायन बना लेगा, ये एनायन बनाएगा, ये एनायन बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इस क्लोरीन के वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, कंजुगेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो जाएगा, d ऑर्बिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, क्लोरोफॉर्म ज़्यादा एसिडिक होगा फ्लोरोफॉर्म से। ठीक है, उसके बाद डियर 56 के अंदर क्या है उसको देखो। फिफ्टी 56 में क्या कहता है कि साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है। यहाँ पे 56 में यहाँ पे ये हेक्सेन लिखा हुआ है। इस पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है लाइट के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड A बना लेगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये A बनेगा, कहता है एल्कोहलिक KOH के साथ इस पे रिएक्शन कराने के लिए, अल्कोहलिक KOH के साथ फिर इसको हीट कराना होता है। तो ये फंक्शनल अल्फ़ा ये बीटा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जाएगा, KCl माइनस H2O अलग हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बना लेगा साइक्लोहेक्सीन, ये B हो जाएगा। और इस पे कहता है ओजोनोलिसिस कराने के लिए, तो फर्स्ट टाइम ये O3 और सेकेंड टाइम यहाँ पे जिंक और ये H2O से रिएक्शन कराना होता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हेक्सेन डाइयल बन जाएगा। हेक्सेन ये डाइयल C डबल बॉन्ड O एंड देन ये C डबल बॉन्ड O 1, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे 6, ये बनाएगा हेक्सेन डाई, ये अल बना देगा। ठीक है, 56।
56 उसके बाद 57 में क्या है, 57 में आ जाओ। यहाँ पे 57 पे एक रिएक्शन करानी होती है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH। यहाँ पे पहली दफ़ा रिएक्शन करानी होती है, यहाँ पे SI तो यहाँ पे ये BH लिखा होगा, तो ये बनाएगा, रिएक्शन कराओगे तो ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH, ये डबल बॉन्ड, फिर ये CH हो जाएगा, और यहाँ पे SiA2, यहाँ पे ये B हो जाएगा, और इस पे फिर आप H2O2O माइनस के साथ OH माइनस के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। यानी ये पोजीशन पे ये C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये OH हो जाएगा, तो ये टॉटोमराइज हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन ये H यहाँ के शिफ्ट कर जाएगा, तो ये क्या लिखना, ये पोजीशन पे ये C डबल बॉन्ड ये CH2, देन ये पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 57 का जो होगा वो B हो जाएगा। उसके बाद 58 में क्या है, 58 में कि 58 में ऐसा लिखा रहा, ये पोजीशन पे ये C डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ पे ये CH2 लिखा रहा, इस पे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना होता है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो क्या होगा, ये पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, ये पोजीशन पे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, फिर ये पोजीशन पे ये OH हो जाएगा। उसके बाद फिर इस पे कहता है कि रिएक्शन कराओ BH3 और H2O2 यहाँ से OH माइनस, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट B क्या हो, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कहता है B क्या होगा, तो यहाँ पे अब रिएक्शन होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना, ये CH2OH, देन यहाँ पे ये पोजीशन पे ये ऐसा हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 में कहता है अरेंज द गिवन कंपाउंड फॉर रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने से कार्बोनाइलिक कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर डिक्रीज़ कर जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बोनाइलिक कार्बन पे अटैक होना स्लो पड़ जाएगा, ठीक है। वो 59 हो गए। 59 के बाद 60 में है ग्लूकोज अंडरगोज टॉलेंस रिएक्शन। हाउ कैन यू से डेट ग्लूकोज इन साइक्लिक कंपाउंड, ग्लूकोज अंडरगो टॉलेंस रिएक्शन, तो ये देगा ग्लूकोज का रिएक्शन अगर आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराओगे तो ये ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। ग्लूकोज रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्राजीन, तो यहाँ पे ग्लूकोज पे 3 टाइम्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा ग्लूकोसाजोन, जिसे ओसाजोन कहते हैं। उसके बाद कहता है ग्लूकोज फेल टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आंसर जो होगा वो आपस में कहता है कि हाउ कैन यू से डेट ग्लूकोज इन साइक्लिक कंपाउंड, तो ये ग्लूकोज फेल्स टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्लूकोज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, तो ग्लूकोज को जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, ग्लूकोज रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज नाइट्रिक एसिड, तो ये बना देगा
ग्लूकोज के पास स्ट्रॉन्ग, तो ये ग्लूकोरिक एसिड यानी सैकरिक एसिड बना देगा। इट्स ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। लोगों के सामने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन दी विच क्वांटम नंबर। तो ये देखिए श्रोडिंगर का हम ट्राइडेटिक इक्वेशन लिखेंगे साई एन एल एम, जो आर एन एल आर थीटा एल एम थीटा फाई एम फाई है। अब ये आर ही रेडियल पार्ट कहलाता है। यहाँ देखिए एन और एल है और थीटा और फाई दो एंगल हैं। थीटा एल और एम पे डिपेंड करता है और फाई एम पे डिपेंड करता है, इसी को एंगुलर पार्ट कहते हैं। तो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एन और एल पे डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन है आयनिक रेडियाई F2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg+2 और नियान, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इनको ध्यान से देखें तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के जब साइज में हम अरेंज करते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो साइज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होती है। अब यहाँ नियान का पूछा जा रहा है, तो नियान के अगल बगल यानी जस्ट पहले और जस्ट बाद का मेंबर क्या है? फ्लोराइड है यानी फ्लोरीन, और सोडियम का आयन। अब यहाँ अगर हम साइज वाइज देखें 4 आयन का, तो सबसे पहले जो है सबसे छोटा वाला ऑक्साइड है, उस सबसे बड़ा वाला ऑक्साइड का है, उसके बाद फ्लोराइड है और फिर सोडियम है और फिर मैग्नीशियम है। तो जो नियान की पोजीशन पड़ेगी वो बिटवीन फ्लोरीन और सोडियम के पड़ेगी। और फ्लोरीन की साइज ये है और सोडियम की ये है, तो इसका मतलब इसी के बीच में जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक बार जब हम क्वेश्चन इसको देखते हैं तो लगता है डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, फिर लगता है यार हमको डेटा तो याद है नहीं, लेकिन ये सिंपली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। ओके, इन सॉलिड स्टेट कौन सा कंपाउंड पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करेगा? तो BeCl2 ही पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करेगा। और AlCl3 तो डाइमर बनाता है। BF3 जो है वो मोनोमर के रूप में पी पाई बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। और AlF3 यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है। तो हमारा आंसर हो गया BeCl2। कौन सा आंसर हो गया? BeCl2। अब इसके बाद करें कि भाई जो हमारे स्पीसीज हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या है और उसका सही आंसर क्या है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हम सारे इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 7 और यहाँ 8, तो 8 7 15, कुल 15 इलेक्ट्रॉन हैं। 10 बॉन्डिंग में 5 एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5 और 2.5 ही दिया, सही है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आया कितना? 3, और 3 ही गिवन है, करेक्ट है। ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर आया 2, लेकिन गिवन है 1.5, तो ये इनकरेक्ट है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में भी बॉन्ड ऑर्डर आया 3 और गिवन भी है 3, ये भी करेक्ट है। ये भी हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करें तो कहते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि मेटेलाइड यानी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का जो है प्यूरिफिकेशन कैसे हम करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए यहाँ जोन रिफाइनिंग मेथड एप्लीकेबल है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये परमानेंट हार्डनेस की बात होती है। और परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो सोडियम कार्बोनेट चाहिए जिसका नाम है वाशिंग सोडा, कैल्गन चाहिए, Na6P6O18 जिसको सोडियम मेटाफॉस्फेट भी कहते हैं, NaAlSiO4 जिसको जेलाइट कहते हैं। तो सारी चीज़ें गिवन है, तो हमारा सारा आंसर ऑल ऑफ दीज हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 में देखें, एटम्स ऑफ विच एलिमेंट आर क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल लैटिस। तो इसका मतलब लैटिस कब पैक होगा? तो कहते हैं कि लैटिस एनर्जी जो है इन बातों पे डिपेंड करती है, Q ऑफ कैटायन इंटू Q ऑफ एनायन के, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेडियस ऑफ आयन के सम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ बेरिलियम को देखें तो यहाँ चार्ज भी सबसे बड़ा है और साइज भी सबसे छोटी है। अब देखिए लिथियम और सोडियम पे चार्ज +1 का है और बेरिलियम और स्ट्रांसियम पे चार्ज +2 का है। लेकिन बेरिलियम और स्ट्रांसियम में कंपेयर करेंगे तो स्ट्रांसियम की साइज बड़ी होगी, तो हमारा आंसर बेरिलियम पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर अगला कहलाता है कि भाई कौन सा डोनर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो डोनर मॉलिक्यूल की तरफ बिहेव वो नहीं करेगा जिसका लोन पेयर जो है फ्री नहीं होगा डोनेशन के लिए। तो हम अमोनिया में देखें, एनिलीन में देखें या डाई इथाइल एमीन में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर सब के सब फ्री हैं। इवन यहाँ पे देखिए रिंग फॉर्मेशन में, यहाँ रिंग के अंदर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, फिर भी यहाँ लोन पेयर 2 के कुले स्ट्रक्चर में फ्री ही रहता है। वो रेजोनेटिंग जो डेवार स्ट्रक्चर बीच के इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनते हैं, चार्ज स्ट्रक्चर, उसमें फ्री नहीं रहता है। तो यहाँ 2 स्ट्रक्चर में फ्री है, तो ये भी डोनेशन कर सकता है। और यहाँ देखिए प्लस आई फिट से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बड़ी है,
तो ये तो सबसे ज़्यादा डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ जो हम ट्राइसिलाइल एमीन की बात कर रहे हैं, इसका नाम ट्राइसिलाइल एमीन है, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर और सिलिकॉन के जो है बैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, इनके बीच पी पाई डी पाई बॉन्ड बनता है, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, और इस तरह से लोन पेयर फ्री ही नहीं है डोनेशन के लिए, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन जब हम बात करते हैं कि भाई कौन जो है पराक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, तो नाम पढ़ लेते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये पराक्साइड है। ग्रुप नंबर 2 की बात हो रही है, ग्रुप नंबर 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और जो है क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड बनाते हैं कैल्शियम तक, और फिर स्ट्रांसियम और बेरियम जो है वो क्या कहते हैं, वो पराक्साइड बनाना प्रीफर करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भाई X2 क्या नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस तरह से जब रिएक्शन होती है डाइल्यूट और कोल्ड कंडीशन में NaOH के साथ, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। और हेलाइड आयन, और ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ +1, डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। तो ऑक्सो एनायन बन रहा है, और इस तरह से तो ये रिएक्शन कौन नहीं शो कर रहा है, तो इस रिएक्शन को फ्लोरीन नहीं शो कर रहा है। कौन कौन शो कर रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन देखिए किसी आंसर में नहीं है, पर क्लोरीन और ब्रोमीन ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया। 71 में जाएं। जिरकोनियम और हाफनियम का जो है एटम और आयन लगभग सेम साइज के होते हैं, तो इसका कारण क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही इनके आइडेंटिकल साइज होती है, ठीक ना। बेसिक मीडियम में KMnO4 क्या करता है, तो ये देखिए KMnO4 K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, और यही K2MnO4 में मीडियम को एसिडिक कर दिया जाए तो वो KMnO4 में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिक मीडियम किया गया यानी pH इंक्रीज किया गया, और यहाँ इसका इधर किया गया एसिडिक मीडियम, तो pH डिक्रीज किया गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ दिया जाएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन pH या इंक्रीज इन pH। तो इंक्रीज इन pH पे इधर जाएगा, डिक्रीज इन pH पे ये इधर जाएगा, तो इस तरह से भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है एक जगह, एक नाइट्रेट है, दूसरे फिर कंपेयर करें तो नाइट्रेट अंदर है और सल्फेट बाहर है, दूसरे में सल्फेट अंदर है और नाइट्राइट बाहर है। तो इसका मतलब आयन का एक्सचेंज हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर, तो आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे लिगेंड जो है NO2 और ONO हैं, ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड हैं, अपने डोनर एटम को बदल रहे हैं, तो ये लिंकेज का उदाहरण है। डेल्टा नॉट की वैल्यू जब लेस देन पेयरिंग एनर्जी होती है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कहते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। और जब वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये देखिए हम लोगों ने डायग्राम भी बना लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाने के बाद पेयरिंग होने के बजाय चौथा इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा क्या, T2G3 EG1। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 भी कंप्लीट कर लिया, और ये हम लोगों का टेस्ट पेपर भी कंक्लूड हो गया। ओके, थैंक यू। बेटा ये डिस्कशन है टेस्ट 15 का, जो आपको 22/7/20 को हो रखा है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक डिस्कशन करेंगे। 76 में जरा देखिए, कह 1 ग्राम सैंपल ऑफ NH4NO3 is decomposed in bomb calorimeter. The temperature of the calorimeter increases by 6.12 Kelvin. ये देखिए दिया हुआ है 6.12 केल्विन से इंक्रीज किया है, एंड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम कैपेसिटी जो है वो 1.23, और ये यूनिट देखिए ये किलो जूल पर ग्राम पर डिग्री। देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर केल्विन में हो या डिग्री में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इसके लिए सारा हीट कैपेसिटी हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मोलर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन, मोलर हीट। तो अब आप बताइए, पहले तो निकाल लीजिए हीट कैपेसिटी के लिए दिया हुआ है Q/Δt होता है, इसलिए हम यहाँ पर डेल एच यदि बात करेंगे तो 6.12 × 1.23 कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेल एच होगा। लेकिन ये डेल एच जो होगा ये किलो जूल पर ग्राम होगा, ये किसके लिए निकला, पर ग्राम। लेकिन मुझे निकालना है मोलर, इसीलिए हम मोलर डेल एच, मोलर
एंथैल्पी यदि निकालेंगे तो 6.12 इंटू 1.23 को और NH4NO3 है, NH4NO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 80, तो 1 मोल का मास होगा 80 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो यही वैल्यू जो है वो लगभग 6.02 होगा। तो देखिए हीट इवॉल्व हो रहा है, करेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि डिकम्पोजिशन से हीट इवॉल्व हो रहा है, तो हीट इवॉल्व के लिए हम लोग यहाँ पर साइन क्या यूज करेंगे, माइनस, इसलिए हमारा जवाब जो होगा 6.602 किलो जूल पर मोल। ये क्या था बैठेंगे, ये ध्यान में रख लेंगे। आइए 77 पर हम बात करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग विल शोज द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। याद करिए हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, याद करिए, एलिवेशन, कब बढ़ते हैं, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। याद करिए यदि पार्टिकल्स मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स यदि मैक्सिमम हो तो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, ये भी मैक्सिमम होगा और ये भी मैक्सिमम होगा और ये भी मैक्सिमम होगा, यानी लॉरिंग इन वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, जबकि वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, याद करिए मैक्सिमम, और फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए तो मैक्सिमम, यानी याद रखेंगे वेपर प्रेशर यदि मैक्सिमम हो तो वेपर प्रेशर मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम है, फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम और ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 1 mNaCl, तो NaCl टूटेगा Na+ और Cl- है 2 में, तो पहले में पार्टिकल्स हो गया 2, दूसरे में देखिए लिखा हुआ 1 mgCl2, तो यानी 1 और 1 इंटू mgCl2 में mg और Cl 2 Cl है यानी 3, तो पार्टिकल्स हो गया कितना 3। फिर आ जाइए NH4 तो 1 इंटू NH4 यानी 4 से करेंगे, ये हो गया 4। फिर देखिए Na2SO4 है, 1 इंटू 3 कर देंगे यानी ये 3, तो मैक्सिमम किसमें है, इसमें, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। चलिए फिर यहाँ पर कहा रहा है 0, नेक्स्ट में 78 नंबर में हम बात कर रहे हैं, 0.1 मोल लाइन CaO को हमने ऐड कर दिया किसमें, dissolved in 100 centimeter cube of water में ऐड किया, assuming base is completely ionized in the solution, the pH of the solution is, देखिए CaO को वाटर में यदि हम ऐड करेंगे तो ये CaOH होल ट्वाइस बनेगा, यदि हम ये 0.01 मोल को ऐड करते हैं ये 0.01 मोल बनेगा, और आप बताइए ये 100 सेंटीमीटर क्यूब में है तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो मोल हो गया 0.01 इंटू 2 कर दीजिए, और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब में है इसलिए 1000 में मुझे निकाल लेना, ये कैंसिल हो गया, यानी 0.2 हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻² हो गया। तो देखिए ये हमने OH निकाले, तो POH की यदि हम बात करेंगे तो माइनस लॉग और 2 इंटू 10⁻² करेंगे, यानी 2 माइनस लॉग, -2 में -1, क्या होगा 0.2 है -1, ये 1 माइनस लॉग 2 करेंगे यानी 1 माइनस 0.3 यानी 0.7 हो गया, ये निकला POH। जबकि मुझे pH पूछ रहा है, क्या करेंगे 14 माइनस POH 0.7 यानी 13.3। चेक कर लीजिए आपके ऑप्शन में 13.3 बी नंबर में करेक्ट आंसर को करा। मैच बॉक्स सोल्स का सोल, माचिस का जो डब्बा है, याद करिए माचिस के डब्बे को आप देखें, माचिस के डब्बे में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये है आपको पता है, और लेकिन सभी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या है 90। अब आप ये देख लीजिए इसका जो ज्योमेट्री है वो किस प्रकार का है, इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री। क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, तो ये हो जाएगा माचिस का ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री। फिर आइए नेक्स्ट में कह रहा है 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस, 1 मोल यानी कौन सा नंबर हो गया ये 80 में 1 मोल परफेक्ट गैस 80 में। एंट्रोपी चेंज हमसे पूछ रहा है, एक्सपेंड आइसोथर्मली टू 10 टाइम्स इनटू सॉल्यूशन। देखिए एंट्रोपी चेंज को हम लोग बोलते हैं Q/T, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q होता है W, Q इक्वल टू, याद करिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल E इक्वल टू
Q प्लस W है, डेल E 0 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू माइनस W, हम यहाँ पर बोलेंगे माइनस W अपॉन T, और ऐसा एक्सप्रेशन है माइनस, यहाँ पर माइनस 2.303 nRT log VF अपॉन VI बोलते हैं, अपॉन T करेंगे, T कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2.303 nR log VF अपॉन VI, यही हमारा आंसर होगा। तो VF देखिए, और वन मोर गैस, ये 1 हो गया, यानी 2 बता दीजिए 2.303, ये 1, ये R, और log 10 टाइम्स वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, log 10 क्या हो गया 1, यानी 2.303 R के बराबर हमारा आंसर होगा। चेक कर लीजिए, ये आंसर है आपका बी नंबर में, बी करेक्ट हो गया। 81 में देखिए क्या कहता है, 81 देखिए, ये 2NO2 से ये K1 और ये है K2, ये N2O4 है, और इसके लिए मुझे रिवर्सिबल रिएक्शन है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एन। पहले देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/2 DNO2 अपॉन DT इक्वल टू K1 और NO2 का होल, ये लिखेंगे, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ये लिखिए होगा 1/2 और DNO2 अपॉन DT, यही वैल्यू N2O4 अपॉन DT बोलते हैं, ये माइनस में, इसका 2 ये K2 और N2O4 बोलते हैं। देखिए, जितना ये डिकम्पोज करता है उसी क्रम में ये बन भी जा रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में माइनस DNO2 अपॉन DT 1/2, ये जो नेट होगा, ये नेट, ये किसके बराबर हो जाएगा, K1 NO2 का होल स्क्वायर माइनस K2 N2O4। लेकिन मुझे ये नहीं पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है माइनस DNO2 अपॉन DT, ये बता रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2K1 NO2 का होल स्क्वायर माइनस K2 N2O4 हो जाएगा, अब ये भी 2, यही आप चेक कर लीजिए, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, चेक कर लीजिए ये ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर में, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 में आइए, 82 में देखिए कह रहा है 100 ml N/10 HCl and 300 milliliter N/20 HNO3, the normality of the resulting solution। तो देखिए, नॉर्मलिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का यदि निकालते हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए तो क्या लिखेंगे, बोलिए N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, वेरी सिंपल, ये आप पढ़ेंगे मिक्सिंग के लिए। N1 जो है वो 1/10 है और ये 100 है, प्लस N2 1/20 है और ये 300 है, और वॉल्यूम 100 और 300 ये मिलकर के क्या हो गया 400। इसी को सॉल्व कर लेना है, देखिए 0 हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, तो 1/10 प्लस 3/20 अपॉन ये 4 बोल सकते हैं, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 5/20 अपॉन 4 होगा, ये कैंसिल कर दीजिए, 1/16 n, यानी मिक्सर का जो नॉर्मलिटी होगा वो आएगा 16 बोलेंगे। ये 82 है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए 83 में आसान सा क्वेश्चन है, करा इफ द सॉल्यूशन बॉइल्स एट टेम्परेचर T1 एंड द सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर T2। देखिए, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T2 और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है T1। तो आप याद करिए, जब सॉल्यूट डालते हैं सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूट के डालने से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कितना है, सॉल्यूशन T1, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है T2, इसी को हम लोग कहेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये 83 है। चेक कर लीजिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या है T1 माइनस T2, बी नंबर करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में देखिए क्या रहा है, द रिएक्शन N2O5 NO2 और O2 है, फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर। ये एक फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर, और आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर को। द प्रेशर ऑफ द वेसल कंटेन्स ओनली N2, जब केवल N2O5, प्रेशर ऑफ द वेसल कंटेन्स ओनली N2O5 वाज फाउंड टू बी 50, जब केवल ये है, यानी इनिशियली ये लिए हमने, उस समय जो प्रेशर है वो 50 के बराबर है। इसका मतलब जो प्रेशर 50 mm है वो इसी ए के कारण है। देखिए इक्वेशन में बना दिया ऐसे ही। अब फिर यहाँ मुझसे कहा जा रहा है कि वाज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम 50 mm to 87.5 mm इन 30 मिनट।
तो देखिए टाइम को 30 मिनट किया, ये प्रेशर इंक्रीज करके 87.5, तो प्रेशर तो मोल पे निर्भर करता है। हम देखिए ए में से ये एक्स रिएक्ट करेगा, देखिए 2 करता है तो 4 बनता है, एक्स करेगा 2x बनेगा, 2 करता है तो 1 बनता है, एक्स करेगा तो x/2 बनेगा। अब टोटल मोल से भी हम निकालते हैं, देखिए a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2 हो गया, ये टोटल मोल्स हो गया, यानी a प्लस 3x/2 हो गया। और इस मोल के कारण जो प्रेशर है वो हमारा 87.5 है, ये देखिए। अब यहाँ से x के कारण प्रेशर हम यदि कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा देखिए, तो a के कारण प्रेशर कितना है 50, 87.5 में 50 को सब्सट्रैक्ट कर दिए, 3x/2 के कारण प्रेशर हो गया, यानी x के कारण प्रेशर कितना हो जाएगा, देखिए 25 mm ऑफ h। ये देखिए x के कारण। अब जरा सोचिए, जब इनिशियली a था यानी प्रेशर 50 था, और जब इन्हें फिर 30 मिनट के बाद M2O5 हो गया a माइनस एक्स, तो प्रेशर कितना हो गया, तो 25 बढ़ जाएगा। तो देखिए ये 25 बचा, इसका मतलब है 50% रिएक्टेंट 30 मिनट को क्या कर बैठेंगे, हाफ लाइफ का बैठेंगे। अब ये हाफ लाइफ मुझे पता चल गया, लेकिन मुझसे पूछ रहा है कि प्रेशर आफ्टर 60 मिनट क्या होगा, तो 60 मिनट को जो का बैठेंगे 2 ऑफ द हाफ लाइफ। और हम पढ़े हैं कि 2 हाफ लाइफ पीरियड में 75% ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाता है। तो ये मान लीजिए अब ये 30 को आप कर दीजिए 60 में, तो रिएक्ट ए में से x अपॉन ए इंटू 100 करेंगे, ये परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, तो x अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, 75 अपॉन 100 हो जाएगा। तो बता दीजिए x यदि कैलकुलेट करने में क्या होगा, 37.5, x का वैल्यू आ गया, यानी 60 मिनट के बाद x का वैल्यू, जो 30 मिनट के बाद x का वैल्यू 25 था, 60 मिनट के बाद x का वैल्यू क्या हो गया, 37.5 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर तो इसी टोटल फोर्स पर निर्भर करेगा ना। A के कारण प्रेशर 50 है और x के कारण 37.5 है, यहाँ पर रख दीजिए और आप PT कैलकुलेट कर लीजिए, यू गॉट द आंसर इज 106.25। ये कह रहा है पेप्टाइजेशन 85 में पेप्टाइजेशन इन्वॉल्व। पेप्टाइजेशन में होता क्या है, जरा देखिए 85 के पेप्टाइजेशन, जैसे मान लीजिए ये AgNO3 और इसमें यदि हम KCl ऐड करते हैं, ये AgCl होता है, ठीक है। लेकिन यदि KCl एक्सेस हो जाएगा, KCl, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये Ag सबका सब यहाँ चला जाएगा, लेकिन ये Cl सबका सब नहीं जाएगा, तो ये Cl कुछ Cl यहाँ गया, कुछ Cl रह गया। अब बता दीजिए कि ये जो Ag है, Ag का इंट्रैक्शन किसके साथ ज्यादा है, Cl के साथ। इसके ऊपर Cl माइनस आयन ऐसे एक्यूमुलेट कर जाएगा, Cl माइनस आयन इसे एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो यदि देखिए यदि ये Cl माइनस आयन एक्यूमुलेट नहीं करता तो AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाता। अब ये प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कोलोइडल एग्रीगेट्स। ये डिसइंटीग्रेशन हुआ, एक्यूमुलेशन हो गया, जमा हो गया, दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये बोलेंगे, यानी हम आंसर्स क्या बोलेंगे, बी नंबर, सी नंबर नहीं, बी नंबर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कोलोइडल एग्रीगेट्स। I86 में कह रहा है इन द कंपाउंड एन प्रेजेंट in 9:1:3.5 by weight. If molecular weight of the compound is 100, then the molecular formula। देखिए यदि किसी कंपाउंड में molecular weight दिया जाए तो कोई बड़ा काम नहीं होता। चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका molecular weight 108 है। यदि एक ही ऑप्शन है तो उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जब ऑप्शन वो मिल जाए, यदि मान लीजिए ऐसा 2 ऑप्शन हो जाए, तो फिर हम सबके वेट रेशियो चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए molecular weight C8 C6 H8 N2 के लिए यदि कैलकुलेट करते हैं, ये 12 6 72, ये 8 प्लस 28, देखिए 108 ये आंसर हो गया। और 108 किसी में जाएगा, हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपका C नंबर आंसर हो गया। अब मान लीजिए ऐसा और होता तो फिर हम वेट रेशियो देखते हैं। वेट रेशियो देखिए 12:8:28 है, 72:8:28 है, 7 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 9 जा, फिर देखिए 1 और इसको कर देंगे 3.5। तो देखिए ये रेशियो भी आ गया, इसका मतलब यही मेरा सही आंसर। 11th क्लास के लिए क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बहुत छोटा है। आइए 87 में कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V in identical condition the ratio of the volume of H2O2 and देखिए वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो के बराबर होता है। देखिए हमने आपको बता रखा है कि H2O2 और मीथेन है, ये कह रहा है कि मास इक्वल मास है। तो आपको कहा है कि यदि 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस हो और इक्वल मास की बात करें तो फटाफट देखिए इसमें से मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, 32 है, तो सबका मास 32 ग्राम ले लीजिए, ये भी 32 ग्राम ले लीजिए और ये भी 32 ग्राम, सबको मोल में बदल दीजिए।
इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 से डिवाइड कर देंगे, ये देखिए 16 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 से डिवाइड कर देंगे, देखिए ये 1 मोल हो गया। और इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 से डिवाइड कर देंगे, देखिए ये 2 मोल हो गया। जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम रेशियो होता है। तो क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए, ये 16 यानी 16:1:2। चेक कर लीजिए आप अपना आंसर, 16:1:2 सी नंबर में। करेक्ट, चूज द रिएक्शन विथ नेगेटिव डेल एस। डेल एस नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब एसोसिएशन होना चाहिए। तो पहले रिएक्शन में देखिए डिसोसिएशन हो रहा है, दूसरे में भी देखिए डिसोसिएशन हो रहा है, तीसरे में देखिए एसोसिएशन हो रहा है, चौथे में भी देखिए डिसोसिएशन हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। और द डायवर्सिक एसिड करेक्ट ऑर्डर है। यदि डायवर्सिक एसिड है, जैसे 90 नंबर बात कर रहे हैं, जैसे H2S ये डिसोसिएट करेगा, ये H+ आयन और HS- आयन, ये Ka हो गया। और ये HS- आयन, ये देखिए ये H+ आयन और H2- आयन में टूटेगा, तो ये Ka2 हो गया, ये K1। अब बताइए जब पहली बार ये टूटेगा तो ये H+ आयन होगा, इस रिएक्शन के लिए H+ आयन क्या हो जाएगा, कॉमन आयन। कॉमन आयन क्या करता है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। तो ये H+ आयन इस रिएक्शन को पीछे ले जाएगा, तो डिसोसिएशन कम कर देगा। इसका मतलब कह सकते हैं K2 इज लेस देन Ka1। Ka1 चेक करिए, K2 इज लेस देन K1 यानी Ka1 इज ग्रेटर देन K2। बी नंबर आंसर है 89 है। सॉरी ये क्वेश्चन किसका था, ये 89 का। 90 देखिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 90 नंबर में मुझे देखिए Ka का वैल्यू 3 एसिड का दिया हुआ है और सबसे बड़ा किसका वैल्यू है, HNO2 का। किसका है, HNO2 का सबसे बड़ा वैल्यू है 7.2 × 10⁻²। फिर देखिए HF का है, HF है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6.6 × 10⁻²। और फिर है HCN, HCN का दिया हुआ है 6.2 × 10⁻²। आप देखिए ऑर्डर में सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये ऑर्डर बोल देंगे। तो ये इस ऑर्डर ऑफ एसिड यानी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंजुगेट बेस यदि बात करते हैं NO2-, F- और CN-। अब बताइए जो सबसे स्ट्रॉन्गर है वो सबसे वीक हो जाएगा, ये सबसे वीक हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ ये बोलेंगे, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ C- आयन, F- आयन, NO2। तो बता दीजिए कौन सा है, NO2 सबसे कम, फिर F- आयन, फिर CN-, डी नंबर, यानी डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर।